लेकिन दोस्तों इस क्राइसिस की एक और वजह ये होती है कि बाय द टाइम वी रीच आवर 30s एंड मिड 40s तो उस वक्त तक कुछ लोगों को ये रियलाइज हो जाता है कि उनकी जिंदगी के जो ख्वाब थे, जो बड़ी बड़ी ख्वाहिशात थी, जो उन्होंने सोचा हुआ था जिंदगी को लेके, वो कभी भी पूरा नहीं होगा। हेलो बुक बडीज, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों 2008 में दो इकोनॉमिस्ट डेविड ब्लॉन्च फ्लावर और एंड्रयू ऑसवर्ड ने एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च को कंडक्ट किया। उन्होंने ये फाइंड करने की कोशिश की कि हमारी हैप्पीनेस यानी कि इंसान की खुशी का आखिर पैटर्न क्या होता है। उनकी फाइंडिंग बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने ये देखा कि हमारा जो लेवल ऑफ हैप्पीनेस है ना, वो एक यू शेप की तरह नजर आता है। इसका मतलब यह है कि अपनी जिंदगी के आगाज में हम लोग बहुत खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है हमारी ये खुशी दुनिया के चैलेंजेस में खो के रह जाती है। और ये जो पीरियड होता है ना दोस्तों, ये यूजुअली मिडिल एजेस में होता है, जब हमारी उम्र 30 से 50 साल के दरमियान होती है। और फिर जिंदगी के आखिरी हिस्से में जब हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे होते हैं, देन हैप्पीनेस मेक्स अ रिटर्न। हम लोग फिर खुशबाश हो जाते हैं। लेकिन व्हाई डज लाइफ हैज टू बी लाइक दिस? मैंने दोस्तों बड़ी रिसर्च की कि क्यों लोग 30 या 35 साल की उम्र में मिड लाइफ क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं। ये वही दौर होता है जब हमें एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, और हमारे जो बड़े बड़े इरादे होते हैं, जो जिंदगी को लेके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, वो फैमिली को पालने के चक्कर में हमारे जहन में ही दफन होके रह जाते हैं। बाय द वे, आज का जो दौर है ना 21st सेंचुरी का, उसमें अक्सर लोग 25 साल की उम्र में ही मिड लाइफ क्राइसिस का शिकार हो रहे हैं, बिकॉज दे आर प्रिकॉशियस। इतना एक्सपोजर है सोशल मीडिया की वजह से कि वो जिंदगी बहुत जल्दी जल्दी जीते चले जा रहे हैं। मेरे अक्सर स्टूडेंट्स जो मिड 20s में हैं, स्पेशली गर्ल्स, वो इस मिड लाइफ क्राइसिस का शिकार होने की कंप्लेन करते हैं। लेकिन गुड न्यूज दोस्तों आप लोगों के लिए ये है कि ये जो हमारी हैप्पीनेस का यू शेप है ना, आप इसको बदल सकते हैं। लेकिन आखिर कैसे? इस बात को समझने के लिए आपको हमेशा की तरह मेरे साथ नॉलेज और लर्निंग के सफर पर जाना पड़ेगा। सो आर यू रेडी? आवर रॉकेट इज अबाउट टू टेक ऑफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है दोस्तों 19वीं सदी का फेमस ब्रिटिश फिलोसोफर जॉन स्टुअर्ट मिल। मिल एक बड़ा जीनियस था जिसने सिर्फ 3 साल की उम्र में कदीम यूनानी फलसफा पढ़ना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में ही वॉज रीडिंग प्लेटो। यही वजह है कि उसको अपनी जिंदगी में मिड लाइफ क्राइसिस का बहुत जल्दी सामना करना पड़ा। अच्छा, अब जब मिल साहब मिड लाइफ क्राइसिस का शिकार हुए तो उन्होंने कॉन्टेम्पलेट करना शुरू किया, सोचना शुरू किया कि किस तरीके से इस डिप्रेशन से निकला जाए। मिल ने यह दरियाफ्त किया कि उसका सिर्फ अपने आप को खुश रखने की ख्वाहिश ही उसको सबसे ज्यादा डिप्रेस कर रही थी, परेशान कर रही थी, सैड कर रही थी। उसने ये रियलाइज किया कि वो लोग जो हमेशा खुश रहते हैं वो अपने आप की खुशी की बजाय किसी ऐसी चीज में अपना ध्यान लगाते हैं जिसके बारे में वो पैशनेट हों, ऑब्सेस्ड हों, और फिर वही चीज इनडायरेक्टली उन्हें हमेशा खुश रखती है। यहां पर मुझे डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल की शोरा आफाक किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग याद आ रही है, जिसमें उन्होंने लोगोथेरेपी के कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया था। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल का यह मानना था कि वो लोग हमेशा खुश रहते हैं जो किसी न किसी प्रोग्रेसिव परसूट में रहते हैं, हमेशा किसी स्ट्रगल के पीछे भागते हैं। उनकी जिंदगी का कोई मकसद होता है और उस मकसद के पीछे एक रिलेंटलेस, एक परपेचुअल स्ट्रगल होती है जो हमेशा जारी रहती है, और उसी स्ट्रगल के अंदर सारी हैप्पीनेस छुपी होती है। किसी और दिन जॉन स्टुअर्ट मिल को अपने मिड लाइफ क्राइसिस को लेके एक और रियलाइजेशन हुई। हुआ कुछ यूं कि एक दिन वो विलियम वर्ड्सवर्थ की रोमांटिक पोएट्री पढ़ रहा था, एंड ही वाज एब्सोल्युटली स्टन्ड बाय द ब्यूटी ऑफ हिज पोएट्री। उसने फाइनली ये रियलाइज किया कि इतने सालों से वो जिंदगी के ये जो छोटे छोटे प्लेजर्स थे इनको इग्नोर कर रहा था। वो एक सोशल रिफॉर्मर था, दुनिया बदलना चाहता था, बड़ी सोच का आदमी था। और जब इंसान का विजन इतना बड़ा होता है ना, तो वो जो जिंदगी की छोटी छोटी ट्रिवियल रियलिटीज है उनको इग्नोर कर देता है। मिल को फाइनली इस बात का एहसास हुआ कि जिंदगी की ये जो छोटी छोटी खुशियां हैं, इनका प्रॉब्लम सॉल्विंग से कोई ताल्लुक नहीं है। हर वक्त आप किसी प्रॉब्लम के पीछे नहीं भाग सकते।
हर वक्त आप अपने विजन के गुलाम नहीं रह सकते। ये जो जिंदगी के माइन्यूट इवेंट्स होते हैं ना, जैसे कि अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना, कोई भी रिक्रिएशनल इवेंट पर चले जाना, पिकनिक पे जाना, सनराइज या सनसेट को देखना या समंदर किनारे बैठ जाना, इन प्लेजर्स को जरूर एंजॉय करना चाहिए। इससे आपकी एंजाइटी कहीं ना कहीं किसी हद तक कम होती है। आई कैन एब्सोल्युटली रिलेट टू जॉन स्टुअर्ट मिल, क्योंकि मैं भी विशियसली एम्बिशियस हूं। मेरी हर वक्त नजर रहती है अपने गोल के ऊपर, अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर। लेकिन कुछ अर्सा पहले मैंने ये रियलाइज किया कि ये जो जिंदगी के छोटे छोटे मजे हैं ना, छोटे छोटे प्लेजर्स हैं, इनको जरूर ग्रैब करना चाहिए। इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। हाँ, आप अपने गोल के ऊपर फिक्सेटेड रहें, अपने गोल के ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, बट डोंट फॉरगेट टू एंजॉय दीज स्मॉल ट्रिवियल ब्यूटीज ऑफ लाइफ। सो इस तरीके से जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने मिड लाइफ क्राइसिस को ओवरकम करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, इस क्राइसिस की एक और वजह ये होती है कि बाय द टाइम वी रीच आवर 30s एंड मिड 40s, तो उस वक्त तक कुछ लोगों को ये रियलाइज हो जाता है कि उनकी जिंदगी के जो ख्वाब थे, जो बड़ी बड़ी ख्वाहिशात थी, जो उन्होंने सोचा हुआ था जिंदगी को लेके, वो कभी भी पूरा नहीं होगा। और यहीं से ऐड होता है उनकी जिंदगी में वो ड्रेडेड वर्ड, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं रिग्रेट, यानी कि अफसोस। रिग्रेट एक ऐसी फीलिंग है जो हमारे दिल में तब आती है जब हम वो जिंदगी नहीं जी पाते जो हम हमेशा से जीना चाहते थे। शायद आप लॉयर बनना चाहते थे या एक म्यूजिशियन के रूप में अपने आप को बनवाना चाहते थे, लेकिन बन गए बैंकर। शायद आप अपनी क्लास फेलो से शादी करना चाहते थे, लेकिन उससे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाए और वो रिग्रेट आपके दिल में वहीं रह गया। मिड लाइफ क्राइसिस का शिकार लोग हमेशा पास में रहते हैं। वो हमेशा अपने माजी के बारे में सोचते रहते हैं कि काश उस वक्त मैं वो डिसीजन ले लेता, या काश उस वक्त मैं ये फैसला ना करता, तो आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। अब दोस्तों, सवाल ये बनता है कि इस सिचुएशन में क्या कोई चीज ऐसी है जो हमारी मदद कर सकती है? तो दोस्तों, एक चीज है और वो है फलसफा। फिलॉसफी हमारी रिग्रेट्स को खत्म तो नहीं कर सकती, लेकिन हमारी परेशानी को काफी हद तक कम कर सकती है। लेकिन कैसे? लेट्स डिस्कवर इट। अच्छा दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी को एक लॉजिकल फलसफियाना अंदाज में देखेंगे ना, तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि आपका जो माजी बदलने का इरादा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देयर आर मेनी गुड रीजंस नॉट टू वांट योर पास्ट टू बी अनडन। देखिए, अगर आप अपने मिड 30s या 40s में है ना, तो इस बात के ब्राइट चांसेस हैं कि आप एक पेरेंट ऑलरेडी बन चुके हैं। तो सोचने का एक जाविया ये हो सकता है कि अगर आपने उस वक्त ये डिसीजन ना लिया होता, चाहे वो अच्छा था या बुरा, तो आपके बच्चे कभी भी पैदा ना होते, वो इस दुनिया में कभी ना आते। ये एक अच्छा तरीका है अपने आप को इस बात का यकीन दिलाने का कि आपके सारे फैसले गलत नहीं थे। इससे मिड लाइफ क्राइसिस को क्योर करने में कहीं ना कहीं मदद मिलती है। इसी तरह अगर आपको लगता है कि आपने गलत करियर मूव ली, लेकिन उस करियर मूव की वजह से आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल गया, तो इस तरीके से भी आपकी जिंदगी का रिग्रेट कम हो जाता है। हमारी साइकोलॉजी का एक और बड़ा मसला है कि जब हम लोग सोचते हैं ना कि काश उस वक्त मैं वो फैसला कर लेता, तो हम इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि उस फैसले में भी तो रिस्क होता और उसके अपने असरात, अपनी इंप्लीकेशंस होती। यूजुअली हम लोग बेस्ट केस सिनारियो के हिसाब से सोच रहे होते हैं, काश उस वक्त मैं ये डिग्री कर लेता तो आज यूरोप या अमेरिका में बैठ के डॉलर कमा रहा होता। लेकिन इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि उस डिसीजन के साथ, उस फैसले के साथ भी रिस्क एसोसिएटेड होते हैं। आप सही भी हो सकते थे और गलत भी। दोस्तों, जब भी कोई शख्स मिडिल एज में पहुंचता है ना, तो उसको पहली दफा इस बात का एहसास होना शुरू हो जाता है कि मौत तो आके ही रहेगी, दैट डेथ इज इनएविटेबल। उसको इस बात की भी रियलाइजेशन होती है कि अब उसका सेहत का वो लेवल नहीं है, उसके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डाउन हो चुके हैं। जवानी में जो उसके पास एनर्जी थी वो अब ड्रेन हो चुकी है। उसके आसपास जो लोग होते थे वो आहिस्ता आहिस्ता बीमार होना शुरू हो जाते हैं। उसके पेरेंट्स की डेथ होना शुरू हो जाती है, जो बार बार इस बात को रीइंफोर्स करती है कि मौत तो आके ही रहेगी। मौत की ये सोच भी कहीं ना कहीं इंसान को उस एज में परेशान और कंफ्यूज रखती है। मिडिल एज के दौरान मौत के इस इशू पर एक रोमन पोइट लुक्रेटियस ने एपिक्यूरियन फिलॉसफी का इस्तेमाल किया है, जो कहती है कि मौत को बिल्कुल इग्नोर कर दो। लुक्रेटियस ने एक सवाल किया कि व्हाई शुड वी फियर डेथ? हम लोग मौत से क्यों डरें? क्योंकि मौत तो वैसी ही एक स्टेट है जैसे हम पैदा होने से पहले थे।
क्या आपको कुछ याद है जब आप अपनी मां के पेट में थे? लिहाजा जब हम लोग मर जाएंगे तब भी हमें कुछ याद नहीं होगा। अब ऐसे में डरना क्या? फिलोसोफर्स इस सोच को सिमेट्री आर्गुमेंट का नाम देते हैं क्योंकि ये इंसान के ना पैदा होने को और मौत को एक जैसा तस्वुर करती है। आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरी बातें समझ आ रही होंगी। थोड़ी सी गाढ़ी हैं बट ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट। एक और बड़ी वजह हमारे डिससैटिस्फैक्शन की मिडिल एजेस में यह है कि इस एज तक जब हम लोग मिड 40s या 50s में होते हैं, बहुत से लोग अपनी जिंदगी के गोल्स को अचीव कर चुके होते हैं। उन्होंने जो जिंदगी में ऑब्जेक्टिव सेट किए होते हैं उनको पार कर चुके होते हैं। अपनी पसंद की लड़की से शादी करना, फाइनेंशियल वेल्थ हासिल करना, बच्चों का पैदा होना, दुनिया को ट्रैवल करना, अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से मिल लेना, एक सोशल स्टेटस को कायम कर लेना। जब ऐसा लोग अचीव कर लेते हैं तो वो अपने आप से सवाल पूछते हैं कि इज दिस इट? क्या यही कुछ था? क्या जिंदगी यही थी? अब चूंकि आगे कोई गोल नहीं होता इसीलिए लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। अब ये भी अजीबो गरीब सी सिचुएशन है कि इंसान सब कुछ अचीव कर ले। अब ऐसे में करें तो क्या करें? इसका भी सोल्यूशन है दोस्तों मेरे पास, और इसका सोल्यूशन दिया एक पेसिमिस्टिक फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर ने। शोपेनहावर की लोगों को एडवाइस थी कि अपनी डिजायर्स को, अपनी ख्वाहिशात को बिल्कुल सप्रेस कर लो, खत्म कर लो, क्योंकि जिंदगी में जो मिजरीज आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, वो इन्हीं ख्वाहिशात की वजह से आती हैं। इवन आपकी कोई ख्वाहिश पूरी भी हो जाए तब भी एक डिससैटिस्फैक्शन रहती है। लिहाजा जस्ट स्टॉप डिजायरिंग। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी अग्री नहीं करता, क्योंकि मेरे लिहाज से ये कमजोर लोगों की निशानी है। आपने अक्सर औकात लोगों को ये बात कहते हुए सुना होगा कि किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखो। एक्चुअली में वो इस स्टेटमेंट के जरिए अपनी पेन को रिड्यूस करना चाहते हैं। देखें दोस्तों, जिंदगी है ही एक्सपेक्टेशंस का नाम, डिजायर्स का नाम, अपने गोल्स को परसू करने का नाम, किसी ऑब्जेक्टिव को सेट करने का नाम, किसी स्ट्रगल का नाम, किसी प्रोग्रेसिव आइडियल के पीछे भागने का नाम। जब आपकी जिंदगी में डिजायर्स नहीं होंगी ना तो उसका कोई मीनिंग भी नहीं होगा। ये जो स्टोइसिज्म की फिलॉसफी है ना, इट डजंट वर्क एनीमोर। आपकी जिंदगी हमेशा एमिलियोरेटिव होनी चाहिए, उसके अंदर बेहतरी आनी चाहिए, उसके अंदर ग्रूमिंग होनी चाहिए, उसके अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए। तब ही आप जिंदगी में अपने मकसद को हासिल कर पाएंगे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज तक पहुंच पाएंगे। अब ऐसा करना कैसे है, इसका तरीका भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, जिंदगी में ना दो टाइप्स की एक्टिविटीज होती हैं। एक होती है टेलिक और दूसरी एटेलिक। टेलिक एक्टिविटीज वो होती हैं जो कंप्लीट हो जाती हैं, जैसे कि किताब लिखना, कोई आर्टिकल पब्लिश करना या शादी करना। दूसरी तरफ है एटेलिक एक्टिविटीज जो कभी कंप्लीट नहीं होती, जैसे कि फैमिली या फ्रेंड्स के साथ गपशप लगाना, म्यूजिक को सुनना, लॉन्ग वॉक्स पे जाना। ये सब ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनका कोई एंड नहीं है। यू कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन। होता यह है कि जब हम लोग टेलिक एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं ना, तो चूंकि वो खत्म हो जाती हैं, उसकी वजह से हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं डिससैटिस्फैक्शन आ जाती है। लिहाजा टेलिक और एटेलिक एक्टिविटीज को बैलेंस करने की कोशिश करें। जिंदगी में अपने नजरिए को बदलें। ट्राई टू बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट, एंड यू नेवर नो, आपका ये जो मिड लाइफ क्राइसिस है, इट जस्ट इवेपोरेट्स अप इन द एयर। देखें दोस्तों, आई एम ऑल्सो इन माई मिड 30s, लेकिन कभी भी एक दिन के लिए मुझे मिड लाइफ क्राइसिस फील नहीं हुआ। मैं अपने बारे में कोई पॉम्पस नहीं हो रहा, सिर्फ अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, मैंने अपनी जिंदगी में ना कुछ गोल सेट किए हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, एक ऐसा प्रोग्रेसिव आइडियल सेट किया है जिसके पीछे मैं भाग रहा हूं। लेकिन दोस्तों, ये दौड़ है ना, ये जो दौड़ है, ये बहुत ही ब्लिसफुल है। इसमें प्लेजर है, इसमें मजा है, इसमें एक ऐसा सुकून है जो मेरे हर दिन को एम्पावर करता है, फुलफिल करता है। लिहाजा मेरी आप लोगों को ये एडवाइस है या सजेशन है कि अपनी जिंदगी को थोड़ा सा चैनलाइज करें, अपनी जिंदगी में पॉजिटिव हैबिट्स को क्रिएट करें। वो मैं कहता हूं ना कि फर्स्ट यू मेक हैबिट्स एंड देन योर हैबिट्स मेक यू। जब आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव हसल होगी, एक पर्पस होगा, एक मीनिंग होगी, एक एंकर होगा, तो ये मिड लाइफ क्राइसिस व्राइसिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस चीज के बारे में आप लोगों ने आज लाजमी सोचना है। मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, गुड बाय। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा।